शेर का यूनिट 1 पर्यावरण की मौलिक अवधारणा तथा प्रकृति। इसमें पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पूरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण निचोड़। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण के क्षेत्र की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। पर्यावरण के क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है। पर्यावरण के क्षेत्र में संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानव तथा उसके पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, कार्य एवं घटकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी की एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर है। एनवायरनमेंट का अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण से अभिप्राय सभी भौतिक दशाओं तथा तत्वों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। प्रकृति के जैव अजैव तत्वों के समुच्चय को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में 4 घटक सम्मिलित हैं: भूमि, जल, वायु तथा जैविक प्राणी। प्रकृति के जैव अजैव तत्वों के समुच्चय को पर्यावरण कहते हैं। यानी जो जैव अजैव तत्व हैं, निर्जीव और जीवी यानी जीव जो हैं उनके समुच्चय यानी योग को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के कई घटक हैं, 4 घटक हैं, यानी भूमि, जल, वायु तथा जैविक प्राणी। भूमि, जल तथा वायु भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जबकि प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे मानव जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी भौतिक पर्यावरण में भूमि आती है, जल वायु आते हैं, और जैविक प्राणी में पशु पक्षी पेड़ पौधे आते हैं। भौतिक पर्यावरण पर ही जैविक पर्यावरण निर्भर करता है तथा जैविक पर्यावरण भूतल पर प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करने के लिए खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य वस्तुएं प्रदान करता है। मानव वनस्पति तथा पशु पक्षियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। मानव शरीर की रचना जो होती है, मानव शरीर की रचना भी इन्हीं तत्वों से मिलकर हुई है तथा जीवन की समाप्ति पर इन्हीं शरीर जो होता है इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। भौतिक पर्यावरण के इन तत्वों के कारण अर्थात संतुलित पर्यावरण के कारण ही सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह है और पर्यावरण के असंतुलन के कारण अर्थात इन घटकों के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर मानव जीवन यानी असंभव है। हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर भी प्राणी जीवन की खोज में लगे हैं। इस प्रकार सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा मुख्य ग्रह है जिसमें पर्यावरण के सभी घटक विद्यमान हैं, जिसके कारण यहाँ जीवन संभव हुआ है और सौरमंडल में अन्य कहीं पर जीवन के प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाए। पर्यावरण के ये सभी घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे इनका विकास होता रहता है। सभी प्राणी, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव इसी पर्यावरण के अंग हैं। मानव इस पर्यावरण की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इन्हीं रचना है। पर्यावरण के इन्हीं घटकों से मानव का पोषण होता है और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसमें देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण की परिभाषा
व्युत्पत्ति परक परिभाषा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से पर्यावरण शब्द परि प्लस आ प्लस वर्ण से मिलकर बना है, अर्थात यानी जो जिसका अर्थ है जो हमें चारों ओर से पूर्ण रूप से घेरे हुए है, अर्थात हमको चारों ओर से घेरे हुए बाह्य आवरण ही पर्यावरण है। इस प्रकार भूमि, जल, वायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा वनस्पति सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, क्योंकि यही हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण की अन्य परिभाषाएं यानी जो अन्य परिभाषाएं देखते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक हार्टकोविज ने पर्यावरण को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाह्य प्रभावों का समूह है जो जीवों को प्राकृतिक, भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहते हैं तथा प्रत्येक जीव को आवृत किए रहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान व दार्शनिक ताशले के अनुसार चारों ओर पाई जाने वाली प्रभावकारी दशाओं का वह योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण अथवा पर्यावरण कहलाता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ए फिटिंग के अनुसार जीव की परिस्थिति के समस्त तत्व या घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर शवेंद्र सिंह ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा है, पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी स्तर पर विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। यहाँ पे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में छोटे छोटे शब्दों के अर्थ जानते हैं जिससे पढ़ने और समझने में आसानी रहती है। पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? पर्यावरण अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट का हिंदी रूपांतर है जो दो शब्दों एनवायरन एंड यानी मेंट से बना है, एनवायरन तथा मेंट से मिलकर बना है। पर्यावरण की एक उचित परिभाषा, इसमें एक उचित परिभाषा देखते हैं। पारिभाषिक रूप से पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जीवीय परिस्थितियों का योग है। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के मुख्य घटक दो हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। पर्यावरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं: भौतिक कारक, माध्यम, मृदा, वायु, अन्य जीवों का शरीर। रासायनिक कारक, जैवीय कारक, जलवायु कारक। पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? यानी पर्यावरण निम्नलिखित प्रकार हैं: भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण। वायुमंडल का संघटन बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा शेष अन्य गैसें हैं। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 6 परतें हैं वायुमंडल में: परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। प्राकृतिक पर्यावरण के कितने अंग हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के 4 अंग हैं प्रमुख: जीव मंडल, स्थल मंडल। जीव मंडल जिसमें जीव जंतु रहते हैं, स्थल मंडल यानी जो धरती है, वायुमंडल जिसमें हम सांस लेते हैं, जल मंडल जिसमें हम जो जल यानी सागर वगैरह है जलमंडल में। तो भौतिक पर्यावरण को कितने समूहों में बांटा गया है? भौतिक पर्यावरण को 2 बड़े समूह में बांटा गया है, जिसमें देखते हैं हम जैव तत्व जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतु, मानव एवं वनस्पति सम्मिलित हैं, तथा
अजैव तत्व जिसके अंतर्गत भूमि, जल और वायु आते हैं। अजैव तत्व के अंतर्गत जैव के अंतर जीव जंतु मानव आते हैं, वनस्पतियाँ आती है। पर्यावरण में स्थल मंडलीय घटक कौन से हैं? पर्यावरण में इसमें मृदा, पर्वतीय ढाल, उच्च ऊंचाई, शैल एवं खनिज आदि। पारितंत्र का अर्थ बताइए। पारितंत्र किसी स्थान विशेष पर रहने वाले जीव परस्पर एक दूसरे के साथ तथा अपने पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं यही पारितंत्र कहलाता है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राय, क्लफॉर्म तथा टेंसले ने किया। मानव जीवन के दो पक्ष बताइए जो जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं। मानव का स्वास्थ्य और किसी प्रदेश में रह सकने की क्षमता। वस्त्र एवं उसके प्रकार। जैविक घटक के विभिन्न प्रकार बताए। प्रकार लिखिए। जैविक घटक के प्रकार है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक घटक के विभिन्न प्रकार लिखिए। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायवीय तत्व। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला या खाद्य जीवों का वह समूह है जिसमें जीव भोजन और भोज्य के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतजीवी खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना में किस किस को सम्मिलित किया गया है? पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में पोषक तत्व को, खाद्य श्रृंखला को, खाद्य जाल को सम्मिलित किया गया है। पोषक तत्व किसे कहते हैं? पारितंत्र के उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था की प्रत्येक भोजन स्तर को पोषक तत्व कहते हैं। खाद्य जाल किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। पारितंत्र के घटक बताइए। पारितंत्र के दो घटक हैं या पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, यानी जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में आते जीवधारियों के किसी समुदाय के जीवों में परस्पर पोषण संबंध पाए जाते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को पोषण के पारस्परिक संबंध के आधार पर निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया गया है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यानी जैविक घटक को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अजैविक घटक या अजीवी घटक। अजैविक घटक या अजीवी यानी अजैविक या अजीवी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत समस्त निर्जीव वातावरण आता है जो जैविक घटकों को नियंत्रित किए रहता है। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। जलवायवीय अथवा भौतिक घटक, अकार्बनिक, कार्बनिक। जैविक घटकों को पोषण के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक घटक के प्रकार। जलवायवीय घटक, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का वह अनुरूप जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता रहता है भोजन श्रृंखला कहलाती है। प्रवाल भित्ति क्या है? प्रवाल भित्ति
प्रवाल भित्ति वह स्थान होता है जो उष्णकटिबंधीय समुद्रों के आसपास गर्म व छिछला जल क्षेत्र हो तथा जहाँ के जल का तापमान 18 सेल्सियस से कम न हो। चारागाह किसे कहते हैं? चारागाह किसे कहते हैं? चारागाह वह भूभाग है जो घास से आच्छादित हो। इन स्थलों की घास मनुष्यों द्वारा उगाई नहीं जाती बल्कि स्वयं प्राकृतिक रूप से उगती है। पर्यावरण शिक्षा में विद्यालयों एवं शिक्षकों की क्या भूमिका और जिम्मेदारी है? तो पर्यावरण शिक्षा में विद्यालयों और शिक्षकों की भूमिका। एक चीनी कहावत के अनुसार यदि आप 1 वर्ष की बात सोच रहे हैं तो चावल उगाएं, यदि आप 10 वर्ष की बात सोच रहे हैं तो पेड़ लगाएं और यदि आप 100 वर्ष की आगे की बात सोच रहे हैं तो लोगों को शिक्षित करें। उपरोक्त कहावत की महत्ता उसके दार्शनिक ज्ञान में निहित है। यह शिक्षा को मानव वृद्धि और प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थान देता है। शिक्षा हमारी आवश्यकताओं जैसे भोजन, चारा, दवा और आवास को सुनिश्चित करने में हमारी मदद करने के अलावा हमारी अनभिज्ञता, अविवेक और अंधविश्वास को दूर करने में मदद करती है। इस संदर्भ में यूनेस्को ने कहा है कि शिक्षा अपने विस्तृत रूप में लोगों के बीच नए संबंधों को बनाने और कल्पना करने के सभी प्रयासों में प्रमुख भाग के रूप में जुड़ा होना चाहिए तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं के प्रति महानतम आदर भावों को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। पर्यावरणीय शिक्षा की महत्ता को समझते हुए भारत सरकार ने पर्यावरणीय शिक्षा को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सम्मिलित करने के कई प्रयास किए। पर्यावरणीय शिक्षा में विद्यालयों और शिक्षकों की भूमिका निम्न प्रकार है। बच्चों को पर्यावरण की जटिलता और गतिशीलता को समझने के लिए उपयुक्त ज्ञान और सूचना से सुसज्जित करने में, बच्चों को प्रकृति के आश्चर्यों को सराहने, उनकी सुरक्षा और संरक्षण को विकसित करने में मदद करना, बच्चों में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भाव, मूल्य, दक्षता और पर्यावरण हितैषी व्यवहारों को विकसित करना, स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं को शिक्षा से संबद्ध करना और बच्चों को उन समस्याओं के समाधान हेतु प्रोत्साहित करना, बच्चों की पर्यावरण हितैषी उत्पादों और प्रक्रियाओं के बारे में उनकी समझ के अनुसार विकल्पों के चयन में मदद करना, बच्चों को पर्यावरणीय परिवर्तनकारों के रूप में सहपाठियों, भाई बहनों एवं माता पिता के व्यवहारों को प्रभावित करने के योग्य बनाना, बच्चों को एकजुट होकर काम करने और समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरण के क्षेत्र में जीवन वृत्ति विकल्पों को चुनने के लिए निर्णय से प्रभावित करना, कक्षा में सीखने को अर्थपूर्ण बनाने हेतु विभिन्न शिक्षण तरीकों गतिविधियों का प्रयोग करना, बच्चों में उच्च स्तरीय मानसिक क्षमताओं जैसे समीक्षात्मक सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने इत्यादि का विकास करना, मूल्यों में
पर मूल्यों में स्पष्टीकरण और बढ़ावा देने हेतु विभिन्न शिक्षण अनुभवों की योजना बनाना, भविष्य क्रियान्वित कराना, बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता और समझ को विकसित करना, बच्चों की समक्ष पर्यावरणीय मुद्दों, समस्याओं और प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करना, पर्यावरण हितैषी अभिवृत्ति मूल्य, भागीदारी के कौशल तथा प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों की सराहना हेतु सीखने के अवसरों का निर्माण करना, समस्या को सुलझाने और समीक्षात्मक सोच की योग्यताओं को विकसित करना, जिससे बच्चे पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए समर्थ हो सके। कक्षा के बाहर और समुदाय की ओर उन्मुख पर्यावरणीय शिक्षा गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करना, पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना तथा उसका हृदय से लगाव महसूस करना, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदूषण की विस्तृत समालोचना कर उचित अभिवृत्ति का विकास करना, जैविक वस्तुओं को भी समाज का एक अभिन्न अंग मानने की दृष्टि को विकसित करना। खाक जाल यानी खाक जाल क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की सरलतम आहार श्रृंखला होती है, परंतु कई पारिस्थितिक तंत्रों में अनेक प्रकार के उत्पादक एवं उपभोक्ता होते हैं और प्रायः विभिन्न स्तरों के उपभोक्ता एक ही प्रकार के उत्पादक पर आश्रित रहते हैं। इसीलिए बहुत से जंतु सर्वहारी होते हैं। इस प्रकार की आहार श्रृंखला को खाक जाल कहा जाता है। खाक जाल का स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, टिड्डी है, चूहा है, खरगोश है। प्रथम उपभोक्ता आते हैं शाकाहारी होते हैं, और छिपकली है, बिल्ली है, द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं क्योंकि मांसाहारी होते हैं। सर्प, गिद्ध आते हैं तृतीय उपभोक्ता में क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं। पिरामिड का संक्षेप में वर्णन इसमें देखते हैं। पिरामिड क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के बीच उनकी संख्या, भार, ऊर्जा के दृष्टिकोण से जो पारस्परिक संबंध होता है उसे प्रकट करने के लिए पिरामिड्स का प्रयोग किया जाता सकता है, जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के जीव, भार, संख्या एवं ऊर्जा का सरलता पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि उसमें प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या अर्थात पेड़ पौधों की संख्या उपभोक्ताओं की संख्या की अपेक्षा काफी अधिक होती है। इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या द्वितीय एवं तृतीय की अपेक्षा तृतीय उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या उत्तरोत्तर घटती जाती है। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा, जिसमें पिरामिड का आधार चौड़ा होगा और शिखर की ओर उपभोक्ताओं की संख्या उत्तरोत्तर घटती जाती है। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा, जिसमें पिरामिड का आधार चौड़ा होगा और शिखर की और उपभोक्ताओं की संख्या कम होने के कारण क्रमशः कम होता जाएगा। उदाहरण के रूप में किसी वन पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधों की संख्या
प्राथमिक उपभोक्ता जैसे हिरण है खरगोश की अपेक्षा संख्या में अधिक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं की अपेक्षा उन पर आश्रित मांसाहारी जैसे शेर, गीदड़, चीता इत्यादि। जैव भार पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित प्राणियों का संपूर्ण शुष्क भार ही उसका जैव भार कहलाता है। ऊर्जा के पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में उपलब्ध खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक स्तर पर कोई भी उपभोक्ता संपूर्ण संचित ऊर्जा का 10% ऊर्जा अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। इस प्रकार प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में मूल उत्पादकों में प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था में जैव ऊर्जा के आधार पर बनाया गया पिरामिड प्रत्येक अवस्था में सीधा होगा, अर्थात ऊर्जा का पिरामिड जो होता है आधार से शिखर की ओर उत्तरोत्तर संकरा होता जाता है। संकरा मतलब पतला होता जाता है। प्रत्येक स्तर के जीवों द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण की गई तथा जो ऊर्जा की मात्रा जैविक पर्यावरण में संग्रहित की जा सकी उसके अनुपात को पारिस्थितिक क्षमता कहते हैं। पोषण स्तर पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक पदार्थों का क्रमशः प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उपभोक्ताओं द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्पादक एवं उपभोक्ता व्यवस्था की प्रत्येक कड़ी को या जीव को पोषण स्तर कहते हैं। कुल जीवों को निम्नलिखित असतत पोषण स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक अगला स्तर पिछले स्तर पर निर्भर करता है। पोषण स्तर 1 है। इसमें आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक या सुपोषित जीव आधार स्तर बनाते हैं। जैसे इसमें ये पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो पोषण स्तर ये जिसे प्राथमिक उपभोक्ता यानी सुपोषित जीव। ये पौधे अन्य पौधों को भोजन प्रदान करते हैं। पोषण स्तर 2 इसमें परपोषी जीव सम्मिलित हैं जो मुख्य पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। भेड़, बकरी, गाय, हिरण जैसे शाकाहारी जीव इसके अंतर्गत आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। पोषण स्तर 3 इसमें मांसाहारी परपोषी जीव जैसे शेर, चीता आदि सम्मिलित हैं, उनको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। ये जीव अपने पोषण के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। पोषण स्तर 4 इसके अंतर्गत मानव को सम्मिलित किया जाता है। जब मानव अपने पोषण के लिए उपरोक्त तीनों स्तरों पर निर्भर रहता है। मनुष्य वनस्पति से भोजन प्राप्त करता है, शाकाहारी जीवों से भोजन व दूध तथा मांस से भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए से मानव सर्वाहारी कहलाता है। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। खाद्य जाल फूड चेन पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा जीव समुदाय में खाद्य पदार्थों को संचालन तथा ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है यानी पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा जीव समुदाय में खाद्य पदार्थों को संचालन तथा ऊर्जा का प्रभाव होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार
वे परस्पर संबंधित आहार श्रृंखला जीवों का वह समूह है जिसमें जीव यानी भोजन और भोजन के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं। इसमें आहार ऊर्जा भोज्य से भोजन को स्थानांतरित हो जाती है। आहार या आहार श्रृंखला के प्रकार उपभोक्ताओं की पोषण विधि के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार की आहार श्रृंखलाएं होती हैं। नंबर 1, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। यह श्रृंखला शाकाहारी जंतुओं से प्रारंभ होती है। परभक्षी जो होती है यह श्रृंखला शाकाहारी जंतुओं से प्रारंभ होती है तथा प्रत्येक चरण के साथ परभक्षी जंतुओं के शरीर का आकार भी बढ़ता जाता है। इसमें शाकाहारी जंतु प्रथम उपभोक्ताओं और परभक्षी जीव द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ता होते हैं। परजीवी खाद्य श्रृंखला। यह आहार श्रृंखला भी शाकाहारी जंतुओं से प्रारंभ होती है। इसमें ऊर्जा का प्रभाव बड़े आकार के जंतुओं से छोटे आकार वाले जंतुओं की ओर होता है। अतः बड़े आकार के जंतु पोषण एवं छोटे आकार वाले जंतु जिनकी खाद्य श्रृंखला संबंधी पोषक के द्वारा पूर्ण होती है परजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला। इसके अंतर्गत भोज्य ऊर्जा मृतक जंतुओं एवं पेड़ पौधों से क्षय होते हुए कार्बनिक पदार्थों से जीवाणु आदि जीवों में स्थानांतरित होती है। जलवायवीय तत्व। इसमें ताप है, जल है, प्रकाश, वायु, आर्द्रता आदि शामिल होते हैं। एक अच्छे पारितंत्र की आवश्यकताएं एवं महत्व। यानी अच्छे पारितंत्र की आवश्यकताएं। एक अच्छे एवं संतुलित पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। पारितंत्र के आवश्यक घटक अजैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता। पारितंत्र के आवश्यक घटक जो होते हैं अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक अवश्य रहने चाहिए। सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। ऊर्जा प्रवाह के साथ खाद्य श्रृंखला की नियमित क्रियाशीलता होनी चाहिए। प्रकृति से आवश्यक तत्वों की उपलब्धि व्यवस्थित रूप से व विवेकपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण का महत्व ये निस्संदेह कहा जा सकता है कि एक अच्छे पारितंत्र के लिए एक अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता बनती है और अच्छा पर्यावरण वस्तुतः अच्छा जीवन देता है। पारिस्थितिक तंत्र में पर्यावरण की शुद्धता व क्रियाशीलता ही उसे अच्छा व संतुलित बनाए रख सकती है। अतः हम सभी को यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि हमारे संतुलित क्रियाकलापों से पर्यावरण अच्छा बना रहे ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में कोई विरूपता न आ सके। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की वायु, जल, भूमि और सौर ऊर्जा आदि अजैविक घटकों तथा वनस्पति, पशु, जीव जंतु, मानव आदि जैविक घटकों की पारस्परिक क्रियाओं पर आधारित है। ये क्रियाएं व संक्रियाएं ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक चक्र से संचालित होती हैं। अच्छे पारितंत्र के गुण। अच्छे पारितंत्र के गुण क्या होने चाहिए? संतुलित पारितंत्र एक अच्छा पारितंत्र कहलाता है। एक अच्छे पारितंत्र में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अच्छे पारितंत्र में निम्नलिखित भोजन जाल, भोजन श्रृंखला तथा निर्बाध ऊर्जा प्रवाह देखने को मिलता है। अच्छे पारितंत्र के सभी संगठनों में स्वास्थ्य
इन्हीं संघटकों में सभी स्वस्थ संतुलन की अवस्था देखने को मिलती है। अच्छे पारितंत्र में पारितंत्र के सभी आवश्यक संघटक, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता तथा विघटक अनिवार्य व आवश्यक मात्रा में रहते हैं। अच्छे पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के साथ साथ पर्यावरण ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ऊर्जा होगी तभी ऊर्जा यानी उसका प्रभाव होगा। भोजन श्रृंखला नियमित होती है, इसमें उत्पादक तथा सभी अच्छे पारितंत्र के सभी संगठनों में स्वस्थ संतुलन की अवस्था देखने को मिलती है। और अच्छे पारितंत्र में पारितंत्र के सभी आवश्यक संघटक, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता तथा विघटक अनिवार्य व आवश्यक मात्रा में रहते हैं। अच्छे पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ऊर्जा होगी तभी उसका प्रवाह होगा। भोजन श्रृंखला नियमित होती है, इसमें उत्पादक तथा सभी स्तर के उपभोक्ता वांछित मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छे पारितंत्र के लिए अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली। पारितंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ता का विशिष्ट विन्यास पाया जाता, जिसमें प्रत्येक भोजन स्तर एक पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। आहार पोषण विशिष्ट पदानुक्रम में संपन्न होता है। आहार तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में एक विशेष श्रृंखला के रूप में स्थानांतरित होते हैं, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। तथा जिस बिंदु पर एक जीव से ऊर्जा दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है उसे पोषण स्तर कहते हैं। पारितंत्र का अपना उत्पादन होता है और जो जैविक पदार्थों की संरचना की प्रक्रिया होती है उस प्रणाली की ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर होती है। उत्पादकता जैविक पदार्थ की अभिवृद्धि जो एक स्थान तथा समय में होती है। पारितंत्र को शक्ति सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। यह अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो स्थायी संतुलन के रूप में कार्य करती है, नष्ट नहीं होती, अपितु रूप परिवर्तन होता रहता है। यह एक प्राकृतिक स्रोत प्रणाली है। यह एक सुव्यवस्थित तथा सुनिश्चित स्वरूप का प्रणाली तंत्र है। इसके अध्ययन से पर्यावरण के प्रबंधन तथा व्यवस्था में पारिस्थितिकी की दृष्टि से सहायता मिलती है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पर्यावरण के अजैविक या भौतिक घटकों का एक संक्षिप्त विवरण। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का विवरण। पारिस्थितिक तंत्र को निम्नलिखित दो घटकों में बांटा गया है: जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक को तीन उपघटकों में विभाजित किया जा सकता है: उत्पादक ये हरे पादप एवं प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं, जो सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इसीलिए हरे पौधों को स्वपोषित करते हैं। स्वपोषित जीव अपना कार्बनिक पदार्थ स्वयं निर्मित करते हैं। ऊर्जा की उपलब्धि के स्रोत के आधार पर ये प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी होते हैं। हरे पौधे CO2, H2O व अन्य लवणों की सहायता से
अन्य लवणों की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, अतः ये स्वपोषित कहलाते हैं। कुछ बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन निर्मित करते हैं, जैसे सल्फर बग बैक्टीरिया आदि। जंतु परपोषित होते हैं और पौधों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं, अतः पौधों के उत्पादक यानी पौधों के उत्पादक कहते हैं। परपोषित जीव अपने भोजन के लिए स्वपोषित जीवों पर निर्भर रहते हैं। समस्त जंतु एवं कवक, अधिकांश बैक्टीरिया और कुछ पुष्पीय पौधे परपोषित होते हैं। ये अपना भोजन अन्य जीवित या मृतकों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता जंतुओं को उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि जंतु भोजन के लिए किसी न किसी रूप में उत्पादकों पर निर्भर रखा गया है। क्योंकि जंतु भोजन के लिए किसी न किसी रूप में उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अपघटक ये पारिस्थितिक तंत्र के सूक्ष्म जीव हैं, जैसे मृतजीवी कवक तथा बैक्टीरिया, जो मृत तथा क्षय होते हुए उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं का संक्रमण करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। ये यौगिक पुनः उत्पादकों द्वारा उपभोग में लाए जाते हैं। अजैविक घटक, जिसमें अजैविक घटक के भी 3 उपघटक होते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो ये है N2P यानी फास्फोरस, O यानी O है, O2 है, H2 है व H2O है। वातावरण में इनका चक्रण होता रहता है। कार्बनिक पदार्थ इनमें कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन आदि पदार्थ सम्मिलित हैं। विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ चक्रणों द्वारा जीवीय घटक में प्रवेश कर कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। जीव की मृत्यु हो जाने पर कार्बनिक पदार्थ पुनः वातावरण में मिल जाते हैं। अपघटन के फलस्वरूप पुनः अकार्बनिक पदार्थों के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अजैव व जीवीय घटकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषाएं। पारिस्थितिक तंत्र की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। क्लार्क के मतानुसार पारिस्थितिक तंत्र वातावरण तथा समुदाय की क्रियात्मक समक्रिया है। ओडम के शब्दों में पारिस्थितिक तंत्र मूल क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जीवीय तथा अजीवीय वातावरण सम्मिलित है, जो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे ऊर्जा प्रवाह तंत्र में निश्चित एवं स्पष्ट जीवीय विविधता का चक्र बनाता है। मैथावन के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र जीव एवं वातावरण के सब भागों में तथा अनेक पारस्परिक क्रिया का योग है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है किसी स्थान विशेष के जैविक समुदाय के जीवों एवं उसके चारों ओर पाए जाने वाले अजैविक पर्यावरण अथवा बाह्य अजीवीय वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है तथा ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र किसी स्थान विशेष के जीव समुदाय की रचना, कार्य एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध को कहते हैं। वास्तव में पारिस्थितिकी का अध्ययन
पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन ही है। पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का समुदाय अनेक प्रकार के जीवों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु से मिलकर बनता है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत समस्त जीव अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा स्वपोषित पौधों पर निर्भर होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र जल की एक बूंद के समान छोटा भी हो सकता है और एक विशाल समुद्र के समान बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र स्थायी जंगल या समुद्र, अस्थायी ताजे जल का तालाब या एक खेत दोनों प्रकार का हो सकता है। संपूर्ण पृथ्वी एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीव समुदाय सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। ये अपने लिए समस्त भोज्य पदार्थ एवं जीवनोपयोगी तत्वों की प्राप्ति वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल से करते हैं। पारितंत्र की विशेषताएं अवश्य बताएं। इसमें पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं। पारितंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं। पारितंत्र किसी विशेष स्थान तथा समय की इकाई है जिसमें उस स्थान के सभी जीवधारियों का उसके वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। पारितंत्र में भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं का विशिष्ट समय तथा स्थान के स्तर को सम्मिलित किया जाता है। इस पारितंत्र में 3 प्रकार के तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक यानी जीव संसार और अजैविक यानी आवास और तथा ऊर्जा तत्वों को सम्मिलित करते हैं। इसमें पृथ्वी के धरातल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र का सुनिश्चित समय में इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। पारितंत्र में एक स्थान व समय की इकाई में सभी जीवधारियों तथा उनके भौतिक वातावरण की अंतःक्रियाओं तथा निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। यह एक मुक्त प्रणाली है। इसमें अदा प्रक्रिया प्रथा ऊर्जा के रूप में निरंतर होती रहती है। इसमें जटिल अंतःक्रियाएं जैविक तथा अजैविक तत्वों तथा ऊर्जा के रूप में निरंतर होती रहती हैं। पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। इसमें पारिस्थितिकी उत्पादन तथा उपभोक्ता क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिकी उत्पादन एवं उत्पादकता। हरे भरे पौधे तथा वृक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी को कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य जैविक रासायनिक परमाणुओं में बदल देता है। इस प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश की ऊर्जा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक। प्राथमिक उत्पादकों में हरापन क्लोरोफिल के कारण होता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, उन्हें प्राथमिक उत्पादक अथवा स्वजीवी कहलाते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे तथा वृक्ष स्वयं भोजन का उत्पादन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता दो कारकों पर निर्भर करती है। प्राथमिक उत्पादक के लिए सौर ऊर्जा तथा प्रकाश की उपलब्धता। पौधों की सौर्य ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में बदलने की क्षमता या रासायनिक ऊर्जा जिसका उपयोग हरे पौधों द्वारा किया जाता है। उत्पादक का अर्थ किसी विशिष्ट समय में इकाई क्षेत्र में पौधों की सौर्य ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में बदलने की क्षमता से होता है। जैविक मात्रा का अर्थ उस प्रमाण या भाष्य है जो जैविक पदार्थ का इकाई क्षेत्र तथा इकाई समय में होता है। इससे शुष्क भार में प्रदर्शित किया जाता है। पौधों की जैविक मात्रा तथा पशुओं की जैविक मात्रा होती है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर तथा पौधों के उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर होती है। इसके अंतर्गत अजैविक घटक तापमान, पानी, वायु, जलवायु, रासायनिक घटक होते हैं जिससे पोषक तत्वों को प्राप्त किया जाता है। पौधे तथा घास प्राथमिक उत्पादक हैं क्योंकि यह सौर ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में बदलते हैं। पशु तथा जीव जंतु प्राथमिक उपभोक्ता हैं क्योंकि इनको भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त होता है। पौधे, वृक्ष तथा घास की भौतिक तत्व सौर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, जबकि पशु तथा जीवाणु पौधों तथा घास पर आश्रित होते हैं। यह आंतरिक निर्भरता जीवधारियों को जीवित रखती है तथा जीवन का संचालन होता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में देखते हैं। संक्षेप में वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र अथवा पारितंत्र का अर्थ मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम भौतिक पर्यावरण तथा उसके प्रभाव में रहने वाले सभी जीव जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इनका जो पारस्परिक संबंध को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जीव तथा वातावरण मिलकर एक जैव वैज्ञानिक इकाई बनाते हैं। जीव तथा अजीव वस्तुएं परस्पर क्रियाएं करके आत्मनिर्भर इकाई बनाते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र जल में रहने वाले जीव समुद्र के जल की विशेषताओं के साथ मिलकर समुद्र का पारितंत्र बनाते हैं। यह सभी घटक अर्थात भौतिक व परस्पर जैविक प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिसके कारण परस्पर संतुलन बना रहता है और जीव अपना चक्र पूरा करता है। प्रभाव मनुष्य तथा उसकी क्रियाओं पर पड़ता है। भूतल पर विभिन्न क्षेत्रों स्थानों की स्थिति, जलवायु, मिट्टी, भू संरचना, प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जंतुओं और जल संस्थानों में पर्याप्त विभिन्नता होती है और भिन्न पर्यावरण का प्रभाव भी मानव जीवन पर भिन्न भिन्न रूप से दिखलाई पड़ता है। ग्लोब पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो एक दूसरे से काफी दूर पर स्थित हैं, लेकिन भू संरचना या जलवायु की समानता होती है और उनसे मानव में रहन सहन की ढंग, कृषि, व्यवसाय भी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। समानता के इन प्रदेशों में
व्यावसायिक भिन्नता भी देखी जा सकती है। भौतिक पर्यावरण के ये तत्व मानव जीवन तथा उनकी क्रियाकलापों को भी प्रभावित करते हैं, परंतु ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु मानव की प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। भौतिक पर्यावरण के तत्व मानव के शरीर, स्वास्थ्य तथा उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। मानव प्रकृति पर्यावरण के साथ अपना अनुकूलन करता है तथा साथ ही पर्यावरण के तत्वों का रूपांतरण अपनी रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार करता रहता है। सामाजिक पर्यावरण मानव के सामाजिक संबंधों से प्रकट होता है। मानव के जीवन के समस्त कार्य सामाजिक पर्यावरण के कार्य क्षेत्र में आते हैं। सामाजिक पर्यावरण के क्षेत्र से हम सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक सभी संबंधों को शामिल करते हैं। मानव स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। परिवार में सभी प्रकार के संबंध, पिता पुत्र, भाई बहन, पति पत्नी इत्यादि सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। इसके अलावा समुदाय के संबंध, धर्म के आधार पर संबंध, जाति संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभी सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण की संक्षेप विवेचना। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण के अनेक तत्व और कारक सम्मिलित हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के रूप में समझा जा सकता है। इन दोनों को भी कई उपभागों में बांटा जा सकता है। इसे हम निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पर्यावरण प्राकृतिक यानी नेचुरल, मानव निर्मित यानी मैन मेड। प्राकृतिक में आते हैं जैविक, अजैविक तत्व और जैविक तत्व। और मानव निर्मित में आते हैं दार्शनिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, धार्मिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, यांत्रिक यानी तकनीक पर्यावरण और आध्यात्मिक पर्यावरण, शैक्षिक पर्यावरण, सौंदर्यात्मक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण। अजैविक तत्व में आते हैं ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, गैस पदार्थ। जिसमें ठोस पदार्थों में आते हैं भूमंडल, पर्वत, पठार, मैदान आदि। और तरल में आते हैं जलमंडल, सागर, महासागर, खाड़ियाँ, नदियाँ, झीलें, प्रताप। गैस पदार्थ में आते हैं वायुमंडल, विभिन्न मंडल। और जैविक तत्वों में आते हैं वनस्पति जगत, सूक्ष्म जगत, प्राणी जगत। पर्यावरण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण ज्ञान की आवश्यकता। स्वच्छ व शुद्ध वातावरण संपूर्ण मानव एवं जीव जंतु हेतु अति आवश्यक है। कई दशकों एवं जब भारतीय संस्कृति पूर्ण विकसित नहीं थी, उस समय जनसंख्या के कम होने पर विचरण के दौरान पदार्थ कम व्यर्थ होता था और जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, व्यस्त हो जाता, वह प्राकृतिक कारकों से उदासीन हो जाया करता था। ये प्राकृतिक कारक जल, वायु, प्रकाश एवं ऊष्मा है। इन प्राकृतिक कारकों से अविरल रहने से वातावरण शुद्ध होता रहता है। मानव अन्य बीमारियों एवं परेशानियों से काफी दूर था। वह कभी भी अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम संसाधनों से उदासीन करने की बात सोच भी नहीं सकता था। आज का पर्यावरण जनसंख्या वृद्धि, वाहनों,
एवं चिमनियों से निकल रहे अविरल धुएं, उद्योग धंधों से निकला जहरीला व अपशिष्ट पदार्थ, ध्वनियों की अधिकता, वनों को काटना व मृत जीवों का सही रूप से निपटारा न करने के कारण प्रदूषण होता जा रहा है। जिसके कारण मानव जीवन अनेक रोगों, परेशानियों एवं समस्याओं से घिर गया है। वह इस वातावरण को स्वच्छ करने के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयास कर रहा है। निरंतर नए नए उपाय सोचे जा रहे हैं। वातावरण को शुद्ध बनाने हेतु संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिकों की दृष्टि पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लग गया है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानव को सही रूप से जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण का ज्ञान आवश्यक है। पर्यावरण का क्षेत्र। मनुष्य ने अपने संकीर्ण लालच व आर्थिक लाभ के लिए प्रकृति के स्वाभाविक पर्यावरण का विनाश कर दिया है। वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई, जीव जंतुओं का शिकार, भूमंडल का बेतहाशा दोहन व शोषण, तीव्र औद्योगिकीकरण, यातायात के बढ़ते साधन, जनसंख्या विस्फोट आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिनसे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। इस पर्यावरणीय असंतुलन के कारण आज न केवल हमारी सभ्यता व स्वास्थ्य के लिए ही खतरा उत्पन्न हुआ है, वरन संपूर्ण प्राणी जगत के अस्तित्व के लिए ही खतरा उत्पन्न हो गया है। सौभाग्य की बात यह है कि विश्व के चिंतकों का ध्यान पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार हेतु गया है। और इस दिशा में विश्व तथा राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चालू किए गए हैं, जिनसे पर्यावरण की रक्षा तथा उसके विभिन्न अवयवों में संतुलन लाया जा सके। पर्यावरण को सुधारने तथा उसमें पुनः संतुलन लाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका सही व वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। उन कारणों का पता लगाया जाए जिनसे पर्यावरण में असंतुलन आया है, तथा उन उपायों का पता लगाकर उन्हें क्रियान्वित किया जाए जिनसे पर्यावरण को सुधारा जा सकता है तथा उसमें पुनः संतुलन लाया जा सकता है। इसके लिए हमें पर्यावरण का अध्ययन करना होगा। यह अध्ययन एक कला के रूप में कम और एक विज्ञान के रूप में अधिक करना है। पर्यावरण अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से ही किया जा सकता है। यह एक विज्ञान है। पर्यावरण का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि तथा विधियों से ही किया जा सकता है। एक तत्व, कार्य तथा घटना के क्या प्रभाव होते हैं, कारण प्रभावों के मध्य क्या संबंध है, यह विज्ञान ही बताता है। उदाहरण के लिए वानिकीकरण के क्या लाभ हैं, वन विनाश के क्या दुष्परिणाम होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या है तथा इसके क्या परिणाम होते हैं, खनन के परिणाम क्या हैं, पर्यावरण संतुलन क्या है आदि का अध्ययन हम विज्ञान के रूप में ही कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, खनन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, वायुमंडल विज्ञान, जल मंडल विज्ञान जैसे अनेक विज्ञानों को सम्मिलित कर सकते हैं। जो विज्ञान है अनेक विज्ञान को सम्मिलित कर सकते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के लिए भी इन विज्ञानों के समान ही प्रयोगशाला प्रयोग तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है।
उदाहरण के लिए पर्यावरणीय अध्ययन में यदि हमें जलमंडल का अध्ययन करना है तो विभिन्न नदियों, झीलों तथा सागरों में पाए जाने वाले जल के गुणों, तत्वों, अवयवों तथा विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन अपने में एक शुद्ध तथा सशक्त विज्ञान है। इसका अध्ययन प्रणाली पूरी तरह से वैज्ञानिक होती है। पर्यावरणीय अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष वैज्ञानिक निष्कर्षों के ही समान वैध तथा विश्वसनीय होते हैं। मानव विज्ञानों के निष्कर्ष अपेक्षाकृत कम वैध तथा अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि मनुष्य परिवर्तनशील है किंतु पर्यावरण एक विज्ञान है, इसीलिए इसके नियम सुनिश्चित होते हैं। जैसे वायु प्रदूषण होगा तो प्राणी जगत में स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। वन संपदा नष्ट होगी और यानी वन संपदा नष्ट होगी तो मृदा प्रदूषण होगा। इस प्रकार के कुछ दृढ़ सत्य हैं जो विज्ञान के नियमों के समान ही वैध व विश्वसनीय हैं। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों अथवा कारकों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पर्यावरण के प्रमुख तत्व या कारक। पर्यावरण अनेक भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्वों का समुच्चय होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है तथा प्रभावित करते रहते हैं और स्वयं भी अंतर संबंधों के कारण प्रभावित होते रहते हैं। मूल रूप में 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश माने जाते हैं, जिन्हें पंचभूत अथवा पंचतत्व कहा जाता है। समस्त जीवों एवं पादपों की उत्पत्ति इन्हीं पंच तत्वों से मानी जाती है। ये पंच तत्व पर्यावरण के भी प्रमुख तत्व माने जाते हैं। कुछ विद्वान ने पर्यावरण के तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया है जो निम्न प्रकार हैं। प्रत्यक्ष कारक जैसे मृदा है, आर्द्रता है, तापमान है, भूमि है, जल, भूमि की पोषकता आदि। अप्रत्यक्ष कारक जैसे भूमि की संरचना, जीवाणु, ऊंचाई, जल, ढाल आदि। वनस्पति वेत्ता ओस्टिंग ने पर्यावरण के निम्नलिखित कारक वर्णित किए हैं। पदार्थ अर्थात मुद्रा तथा जल, दशाएं, तापमान तथा प्रकाश, जीव, वनस्पति तथा जीव जंतु, और बल की बात करें वायु तथा गुरुत्वाकर्षण समय। डोवेन ने पर्यावरण के 7 तत्व क्रमशः मृदा, जल, ताप, प्रकाश, वायुमंडल, अग्नि तथा जैविक तत्व वर्णित किए हैं। कुछ अन्य विद्वान इन्हें अग्रलिखित 4 समूह में विभाजित करते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक श्री लक्ष्मीधर के अनुसार पर्यावरण उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का समग्रता का नाम है जो धरती माता ने मानव जाति के लिए वरदान के रूप में दिए हैं। ये संसाधन हैं जमीन, वायु, वनस्पति और वन्यजीव जो हमें घेरे हुए हैं, जो प्रतिदिन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार किसी के लिए यह सुनिश्चित करना ठीक नहीं है कि पर्यावरणीय अध्ययन भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का योग मात्र है। निश्चित ही इन विषयों से पर्याप्त सामग्री प्राप्त करता है, मगर यह उसी सामग्री को ग्रहण करता है जो मानव के वातावरण तथा दैनिक जीवन के संबंधों को स्पष्ट करती है। वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सब बाहरी शक्तियों तथा तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष पर्यावरण का सामान्य तात्पर्य उस वातावरण से है
जो मानव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रकृति में जो कुछ भी मानव को परिलक्षित होता है, जल, पहाड़, हवा, मृदा, पादप, प्राणी, भौतिक प्रभाव जैसे नदी, ताप, वायु दाब, वर्षा तथा जैवीय प्रभाव सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण की रचना करने वाले अवयव हैं। अतएव पर्यावरण से तात्पर्य उन समस्त बाह्य प्रभावी कारकों, दशाओं, वस्तुओं तथा स्थितियों से है जो किसी जीव या प्राणी या पादप पर प्रभाव डालती हैं और देश काल के अनुसार पर्यावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तथा जीवमंडल पर्यावरण के मुख्य अंग हैं। यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी की स्थिति भी बुध, शुक्र अथवा दूसरे ग्रहों जैसी होती, क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण जल का निर्माण नहीं हो पाता तथा जल के निर्माण के अभाव में जीवों का निर्माण भी असंभव हो जाता। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है तथा जीव जगत के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। इसे प्राकृतिक वातावरण कहा जाता है। परिभाषित रूप में पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक और जैविक परिस्थितियों का योग है। पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर का संसार जो हमें परिवृत किए यानी ढके हुए है। चारों दिशाओं में इस संसार का फैलाव है। हर घेरे या मंडल के बाद वाला घेरा बड़ा होता जाता है। आखिर पूरी सृष्टि ही इसमें समा जाती है। गीता के 11वें अध्याय की तरह इसका भी एक विराट रूप है जो सुरसा के आगे लघु रूप दिखाने वाली हनुमान की तरह यह अपने आप में भी सूक्ष्म भी है। अतएव पर्यावरण प्राकृतिक प्रदत्त वे सब पदार्थ जो निःशुल्क रूप से मानव एवं जैव संप्रदाय को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उनके बीच स्वतंत्र रूप से क्रिया प्रतिक्रिया संचालित करते हैं एवं उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। डोवेन ने पर्यावरण के 7 तत्व क्रमशः मृदा, जल, ताप, क्रम, प्रकाश, वायुमंडल, अग्नि तथा जैविक तत्व वर्णित किए हैं। कुछ अन्य विद्वान इन्हें अग्रलिखित 4 समूह में विभाजित करते हैं। देखते हैं। जैविक कारक, जलवायु संबंधी कारक, भू आकारिक कारक, मृदा संबंधी कारक। पर्यावरण के भौगोलिक अध्ययन में ही पर्यावरण के उपयुक्त तत्वों का ही विवेचन प्राप्त होता है। पर्यावरण के मुख्य तत्व अथवा कारक निम्नलिखित हैं। स्थिति, उच्चाचाप, जलवायु, तापमान, उच्चाचाप, वायु, आर्द्रता, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल राशियाँ। इसके साथ ही मानव तथा अन्य जीव जंतुओं को भी पर्यावरण का एक तत्व अथवा कारक माना जाता है। स्थिति क्षेत्र विशेष के पर्यावरण की घोतक है तथा इसमें ज्यामितीय और निकटवर्ती क्षेत्रों के संदर्भ में प्रकट करते हैं। ज्यामितीय स्थिति से अक्षांश तथा देशांतर के संदर्भ में स्थिति द्वारा समस्त संसार में स्थान विशेष का ज्ञान हो जाता है। इसमें भी सूर्य की गति के साथ समन्वय होने से अक्षांश के संदर्भ में स्थिति महत्वपूर्ण होती है तथा ये जलवायु के घोतक होते हैं।
इसी प्रकार अक्षांशीय स्थिति से विषुवतीय रेखीय और ध्रुवीय जलवायु स्पष्ट हो जाती है। जैसी जलवायु होती है, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव व्यवसाय भी वैसे ही होते हैं। इस प्रकार अक्षांशीय स्थिति पर्यावरण के एक संकेतक तत्व के रूप में कार्य करती हैं। स्थिति के दूसरे आयाम निकटवर्ती क्षेत्र के संदर्भ में स्थिति अर्थात वह पूर्णतया स्थल आवृत या महाद्वीप है अथवा चारों ओर से समुद्र की आवृत द्वीपीय है, या उसकी तीन सीमाएं, दो सीमाएं अथवा एक सीमा सागरीय है। उसके अनुसार महाद्वीपीय, द्वीपीय और वायुद्वीपीय स्थिति होती है। यह स्थिति भी जलवायु को नियंत्रित करती है। इस स्थिति का ज्ञान पर्यावरण के अन्य तत्वों को समझने तथा विश्लेषण करने में सहायक होता है। उच्चाचाव यानी रिलीफ यानी भू आकार या उच्चाचाव पर्यावरण का अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। पूरी पृथ्वी का धरातल एक समान न होकर उच्चाचाव विविधता से युक्त है, जो महाद्वीपीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक देखी जा सकती है। सामान्यतः उच्चाचाव के तीन स्वरूप हैं: पर्वत, पठार, मैदान। इनमें भी विस्तार, ऊंचाई, संरचना आदि की क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं तथा भू अपरदन एवं अपक्षय क्रियाओं से अनेक भूरूपों व स्थलाकृतियों का जन्म होता है, जैसे मरुस्थल, चूना प्रदेश, हिमानी मैदानी डेल्टाई प्रदेश आदि। ये सभी तत्व समस्त जीवमंडल महाद्वीपों के पर्यावरण को ही नहीं अपितु प्रादेशिक तथा स्थानीय पर्यावरण को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्चाचाव का प्रभाव पर्यावरण के अन्य कारकों जैसे जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा का प्रत्यक्ष दिखाई देता है, यानी मृदा पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो सामूहिक रूप से मानव के सांस्कृतिक और आर्थिक स्वरूप को निर्धारित करते हैं। उच्च ऊंचाई में भी क्षेत्रों का पर्यावरण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई में वृद्धि होने से तापमान में कमी होती जाती है, इसीलिए पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई, ढाल, विस्तार, दिशा का जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। पर्वत श्रेणियों का वर्षा पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है तथा ढाल की प्रकृति का प्रभाव ताप की मात्रा, जलवायु की गति, मृदा अपरदन तथा वनस्पति पर पड़ता है। इस प्रकार उच्चाचाव का जहाँ पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, वहीं जनसंख्या, निवास, कृषि, परिवहन, उद्योग आदि आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र तो आज ही वनों के संरक्षक हैं एवं प्राकृतिक पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही सामूहिक रूप से मानव के सांस्कृतिक और आर्थिक स्वरूप को निरूपित करते हैं। जलवायु का प्रभाव वनस्पति, मृदा, जलवायु और जीव जंतु आदि पर्यावरण के अन्य कारकों पर सर्वाधिक होने से यह पर्यावरण का नियंत्रक तत्व स्वीकार किया जाता है। पर यह पर्यावरण का नियंत्रक तत्व स्वीकार किया जाता है। मानव का भोजन, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, कृषि उत्पादन, जनसंख्या आदि जलवायु से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जलवायु मूलतः सूर्य ताप, वर्षा, आर्द्रता तथा वायु का सम्मिलित रूप है, जो संसार के विभिन्न भागों में ही नहीं बल्कि देश में भी परिवर्तित होती रहती हैं तथा तदनुसार पर्यावरण की दशा में भी परिवर्तन होता रहता है। सूर्य ताप से वनस्पति की अनेक क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण,
श्वसन, क्लोरोफिल बनाना, गर्मी प्राप्त करना, जीवों का अंकुरण, विकास तथा वितरण प्रभावित होते हैं और जीव जंतु तथा मानव पर भी इसका विविध प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जलवायु का एक अन्य मुख्य तत्व वर्षा है, जो मानव, जीव जंतुओं व वनस्पति के जीवन का स्रोत है। पृथ्वी के जल भंडारों से निरंतर बाष्पीकरण के माध्यम से जलवाष्प वायुमंडल में प्रवेश करती है तथा संघनन की क्रिया द्वारा पुनः वर्षा तथा अन्य रूपों में धरातल पर आ जाती है। जल का वायुमंडल में प्रवेश तथा पुनः वर्षा आदि के रूप में धरातल पर आना एक चक्र के रूप में चलता रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। लेकिन पृथ्वी तल पर वर्षा का अत्यधिक असमान वितरण होने से भिन्न भिन्न स्थानों के पर्यावरण में भिन्नता आ जाती है। हाँ, सॉरी। वर्षा द्वारा उपजों का उत्पादन निर्धारित होता है। अत्यधिक वर्षा का कारण बनती है तथा वर्षा के अभाव से सूखा तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वर्षा कोहरा, धुंध, हिम आदि रूपों में प्रकट होती है। हवाओं का संबंध वायु भार तथा तापमान से होता है और उच्च वायु भार से निम्न वायु भार की ओर चलती है। आज के लिए इतना ही। महामैराथन क्लास फर्स्ट यानी पहले चैप्टर की पर्यावरण की हो गई है।